बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज इंसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ पाकिस्तान की हैसियत एक मुख्तलिफ नोयत की नजर आती है। इस वक्त स्ट्रेटेजिक जो इस्तेहकाम है उस पर बात हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस्तेहकाम यही है कि जनाब दोनों का एक माहिदा है वो किस हद तक मुस्तकबिल में बेहतर साबित होगा, इसका क्या नतीजा सामने आएगा, ये भी देखने की बात है। लेकिन पॉइंट ये भी रेज होता है कि जब पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान के दरमियान एक चपलिश की कैफियत नजर आई तो हमें यही इन तमाम लोगों में से, तमाम फरीकों में से जो एक फरीक था वो खामोश नजर आया, जबकि एक तीसरा फरीक जिसका मैं अभी नाम रिवील नहीं करना चाहती, वो जनाब उनका चूंकि कोई ताल्लुक नहीं था तो उन्होंने उस तरह से उस मामले पे बात नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। लेकिन बाकी अगर कोई इस बात का यकीन दिलाता है हमें कि पाकिस्तान पे जो कुछ होगा वो हम पे समझा जाएगा और हम पे जो कुछ होगा वो पाकिस्तान पे समझा जाएगा, तो क्या ये अमली तौर पे मुमकिन है या ये सिर्फ और सिर्फ लफाजी है? दूसरा, आज के प्रोग्राम में जो बात करेंगे मीर रजा केस और उसमें जो तमाम चीजें सामने आई हैं, मीर रजा अली केस में कौन सी ऐसे इब्हाम थे और कौन सी ऐसी बातें थी जिसको मीडिया की सख्त जीनत बनाया जा रहा है, उस केस को क्यों खराब किया गया और अब उसका क्या नतीजा निकलेगा। जिन लोगों ने इस केस को खराब किया, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया है, लेकिन क्या नतीजा सामने आएगा या फिर बहुत सारे केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं ज़फरुल जमील शेख साहब, आप चेयरमैन के HRIM है। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे हसन हबीब साहब, आप साबिक सफीर हैं, आपकी तरफ आते हैं। ज़फरुल जमील शेख साहब, इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दफाई इत्तेहाद की बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? एक अच्छा साइन है कि बहुत अरसे के बाद कोई मुस्लिम ममालिक में आपस में कोई अच्छा डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। ये तो इब्तदाइये में मैं ये कह सकता हूँ। इसी तरह के एग्रीमेंट में ख़ास से अयूब खान के दौर में RCD हमने साइन किया था बिटवीन टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान, और उसके कुछ समरात मिली भी थे तीनों मुल्कों को। पाकिस्तान को समझ मिला था आपका RCD हाईवे, जिसका सर्वे अगर मैं भूल नहीं आऊँ तो 1800 अर्ली 90s का किया हुआ सर्वे था, जो खुशदार हाईवे जाता है अब, और उस पर काम शुरू हुआ। और दूसरा फ़ायदा ये था कि कम्युनिकेशन बाय रोड लोगों की बहुत उस ज़माने में होती थी। हम छोटे थे लेकिन बहुत से हमारे जानने वाले इंग्लैंड से बाय रोड चलते हुए आते थे, और वो ये पूरा इलाका जो अब नो गो एरिया है चागी का, वो पूरा क्रॉस करके 800 किलोमीटर की बेल्ट है आपके ताफ्तान से लेके कोयटा तक की, वो करके बाय रोड, और बहुत रेगुलर लोग सफ़र करते थे। हालांकि ये RCD हाईवे वॉज नॉट वेरी मच डेवलप्ड, एक ट्रैक सही था, उस पर मैंने बहुत सफ़र किया है। जब वो ट्रैक था, ये सही मानों में सही हाईवे बना है 90s में, लेट 90s में जाके। लेकिन ये कि इससे ये हुआ कि रीजनल ट्रीटी और आपके रीजनल कोऑपरेशन लोगों का बड़ा, तिजारत ईरान के साथ बहुत बड़ी उस ज़माने में, और उसकी बेसिक वजह होती थी कि अयूब खान की और शहंशाह ईरान के ज़ाती बड़े गहरे मरासिम थे। शहंशाह ईरान भी शिकार के शौकीन थे, कम लोगों को शायद पता है पाकिस्तान में, और अयूब खान भी शिकार के, मुर्गाबी के। तो मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा से ज़्यादा शहंशाह ईरान पाकिस्तान आए। मुर्गाबी का सीजन शुरू होता है सर्दी में, तो हब डैम जहाँ पे आपका तो मजूतल हिकमत से आगे जाएँ आप, हब डैम, तो उनको एक शिकार कराया गया, अरेंज किया गया था 60s में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं। अब सोचिए बहुत ज़्यादा मुर्गाबियाँ आती थी, जौहर था पूरा, ये लेक बन जाती थी पानी की, तो उसमें स्पेशली अब जब अयूब खान और दूसरे मुल्क का सरबराह आया तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा शिकार होता होगा वो। तो अब ये विजन देखे डिक्टेटर की, मतलब मैं वो डिक्टेटर्स के बड़े फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इंसान का थोड़ी सोच हो तो खैर शिकार करके जब सब बैठे बातों में, तो जो भी वहाँ पे लोग थे, सरदारान भी आए हुए थे, तो उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ से पानी आता है। तफसीर अब कराची डेवलप हो रहा था, 60s की बात होगी यकीनन ये। तो अयूब खान ने कहा कि इसको आप मार्क कीजिए, और फ़ौरन उन्होंने कहा कि जो भी चीफ इंजीनियर वगैरह उनको मार्क कीजिए, बड़ा अच्छा एरिया आपको तो 3 तरफ से बनाया डैम मिला, एक तरफ से यहाँ से नहर बनाई, कराची डेवलप हो रहा है, इतना पानी यहाँ पर है, तो ये कराची के लिए यूज़ होगा, ये शुड बी अ डैम। तो अयूब खान ने पहला डैम वहाँ पे वो हब डैम के नाम से किया, और जो कि ज़ाहिर है अब भी एक तरह की ब्लेसिंग है। वो एक अलग बात है कि 12 अरब रुपए खर्च होकर नहर तोड़ दी जाती है, टूट जाती है वो, तो काफ़ी फ़वाइद हुए उस ज़माने में। और अब मौजूदा आपका जो अकॉर्ड है, इसका सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि जैसा कहा गया, पूरा अकॉर्ड मैंने पढ़ा तो नहीं है, कि जिस
तीन फरीकैन में से किसी पे भी हमला, दूसरे पे हमला तस्वुर किया जाएगा। फर्ज कीजिए टर्की पे हमला हुआ, पाकिस्तान जवाब दे देगा, सऊदी अरब पे हमला हुआ, पाकिस्तान जवाब दे देगा। पाकिस्तान पे हमला हुआ तो क्या सऊदी अरब इस काबिल है या टर्की की फोर्सेज आएंगी जवाब देने? मैंने यही ढके छुपे लफ्जों में कहा था कि जब हमारे और अफगानिस्तान के मामलात खराब थे तो उस वक्त खामोशी थी, और उस वक्त हमने सऊदीया से हम बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करके वहां पे हमें पोजीशन ले चुके थे, जिसपे पूरी दुनिया जो है वो खौफजदा हो गई थी कि अब सऊदीया के साथ जो है पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन उस वक्त ये क्वेश्चन रेज हुआ नौजवानों के जहनों में खास तौर पे कि इस वक्त सऊदी अरब का बयान क्यों नहीं आया जब अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग की सूरत हाल है। जी, तो मतलब 20 साल नहीं आया, एक दिन नहीं, 20 साल नहीं आया, और 20 साल हमने जंग की है। और उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे जहन में ये है कि बिलफर्ज, अब बल्कि आज भी कुछ अफवाह उड़ रही है कि शायद कोई अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, ये होने वाला है। अगर अटैक ईरान पे होता है और वो तो सस्पेक्ट कर लेते हैं सऊदी अरब को, तो क्या ईरान रुकेगा सऊदी अरब के? पहले भी हमला कर चुका है आपके जो भी इनके अमेरिकन बेस है सऊदी अरब पे। अगर ईरान नहीं रुकता है अमेरिकन बेस पर, सऊदी अरब रिटेलिएट करता है अगर, तो पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? अच्छा, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब से भी बहुत अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं, हो गए हैं। एक मौके पे आज से कुछ सालों पहले ईरानी सफीर हमारे सामने बैठे हुए तो सवालों के जवाब दे रहे थे। वो कह रहे हैं कुछ नहीं करना, हम पे पाबंदी है और सैंक्शंस की वजह से अगर आप हमसे काम नहीं कर सकते तो हम चाइना की करेंसी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम चाइना की करेंसी में काम कर सकते हैं, कोई हमें इशू नहीं है, हमें आपसे ये सामान चाहिए और हम आपको बदले में ये दे देंगे। यानी कि पूरी वो अपनी बात बता रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान बीच में है या पाकिस्तान का अपना भी कोई फायदा होगा इस मामले में? देखिए, पाकिस्तान के फायदे की मैंने बात कर दी है। अगर पाकिस्तान, इसमें सिर्फ मैं आर्मी अकाउंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक तीन अब ताकतें लड़ाने का आपसे झगड़ा हुआ था। मैं आपको बता चुका हूँ पाकिस्तान पर अल्लाह न करे कहीं से अटैक होता है, ना टर्की इस पोजीशन में और ना आपके सऊदी अरब पोजीशन में होगा कि वो तो आपके फोर्सेस भेज सके आपके उसमें। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए, एक चीज मैं आपको बताऊं, चूंकि आज मैं काफी लोगों से बात कर रहा था जो ईरान में मौजूद हैं, कुछ ईरान के बाहर, तो पॉजिटिव साइन ये है कि ईरान ने इसको बड़ा वेलकम किया है। ये एक पॉजिटिव साइन है। उसकी क्या वजह है रिजल्ट बाद में निकलेंगे, बल्कि एक आवाज तो ये भी आई, एक ईरानियन की बात बता रहा हूँ कि हम तो ये वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसमें ईरान में आई मीन push themselves into the same agreement. Iran should become the part of this agreement too. हम तो यहाँ तक देख रहे हैं, ये एक अच्छी वो है। और बल्कि मेरे ख्याल से उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी 2 रोज पहले बयान आया था कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अगर ऐसा हो जाता है, बल्कि इसमें और इस्लामी मुल्क शामिल होकर अगर इस एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि खत्ते के लिए एक बहुत अच्छा साइन होगा। अगर कहीं कोई मुनाफिकतें शामिल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ये हो सकता है कि जनाब इन तमाम मामलात में रशिया और चाइना भी बहुत हद तक इन्वॉल्व हो कि उसमें बाद में ईरान को किस तरह से लेके आना है। इस वक्त तो तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान का जो एक दिफाई इत्तेहाद है उस पर बात कर रहे हैं हम। और मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं हसन हबीब साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हसन हबीब साहब, इस वक्त जो एक इत्तेहाद की बात की जा रही है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के हवाले से, ये सैफ पर की जो इत्तेहाद है, इसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि किस तरह से इस मामला आगे चलेंगे? देखिए, ये तो बात हम लोग बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे कि गल्फ वॉर जो रिसेंट है अमेरिका, ईरान और इजराइल की, इसके बाद सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होना है। और आपको याद है इसके आसार इस जंग से पहले ही नमूदार हो गए थे, जब पिछले साल इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था। तो आप देखिए, पहली निशानी ये थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस मुआहदा किया था और उसके रिजल्ट में कुछ पाकिस्तानी फौजी जहाज, ड्रोन और इस तरह के असेट्स वहां पोस्ट कर दिए गए थे। तो साइंस तो बहुत क्लियर थी, क्योंकि जो रीजनल पावर्स हैं, उनमें मैं तुर्की को भी कहूंगा, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया भी फेयरली गुड पावर है, ये सब रियलाइज कर रहे थे कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी वो डिलीवर नहीं कर रही थी। इनफैक्ट बजाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के
it became a target itself. ठीक है, ईरान ने स्मार्टली अपने वेपन नहीं गाया कि उन्होंने इजराइल को इनिशियली टारगेट किया, उसके बाद अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया. अब जो चाइनीज वो आ रहे हैं एस्टिमेट्स, वो कहते हैं अमेरिका के 80% इंटरसेप्टर मिसाइल और दूसरी जो चीजें वो तबाह हो चुकी हैं. अगर अमेरिका 60 दिन की लड़ाई एक छोटे से मुल्क ईरान से नहीं लड़ सकता, ईरान इज नॉट इवन अ रीजनल पावर, तो अमेरिका दूसरों को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? अगर इस वक्त को पैसिफिक में लड़ाई शुरू हो जाती है, साउथ चाइना वगैरह में, तो यानी अगर नॉर्थ कोरिया ही हमला कर देता है तो अमेरिका कितने दिन लड़ेगा उससे? तो ये सब देखते हुए इस रीजन में एक सवाल उठा कि फिर हम क्या करें. तो ये जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें टर्की है जो फेयरली बिग पावर है, पाकिस्तान है वो रीजनली बिग पावर है, और सऊदी अरब है, इन्होंने मिल के ये एक एग्रीमेंट किया जिसको कुछ लोग इस्लामिक नेटो भी कह रहे हैं. और इसमें अब आप देखिएगा कि मजीद मुल्क शामिल होंगे ताकि उनकी भी सिक्योरिटी तो उसी हिसाब से हो जैसे साथ इन तीनों मुल्कों की है. हसन अभी यहाँ पे ये देखा गया है कि ठीक है, इस वक्त सऊदी अरब हो या तुर्किया हो, उसका मुकदमा आपने पेश किया कि उनको किस किस्म के रिजर्वेशंस हैं कि जिसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो एक जोग्राफियाई लिहाज से जिसके बॉर्डर्स बड़े मुख्तलिफ नौयत के हैं और ईस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर दोनों में वसाइल रहते हैं उसको, क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त होगा या अफगानिस्तान के जैसे बीच में उसके साथ मामला ख़राब हुए और लेकिन उसी से ही पहले हमारे सऊदी अरब के साथ माइदे भी हो रहे थे, तमाम चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन हमने सऊदी अरब को खामोश देखा. मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के साथ भी वो इसी तरह से होंगे जिस तरह से पाकिस्तान उनके लिए खड़ा होता है हर वक्त? देखिए, पाकिस्तान का केस डिफरेंट है. हम एक सस्टेनेबल पावर हैं और हम अपने जो इत्तेहादी हैं उनको काफी देर बाद बुलाएंगे. इंडिया की जो 5 दिन की जंग थी ऑब्वियसली उसके लिए हम कभी भी नहीं बुलाएंगे, या अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम कभी भी नहीं बुलाएंगे. तो हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि हो सकता है कि हमारे इत्तेहादी हमें जल्द कॉल कर लें परेशान होकर, लेकिन पाकिस्तान बीइंग अ फेयरली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, हम एकदम अपने हलीफ को कॉल नहीं करेंगे. और अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि हमें उन्हें कॉल करना पड़े. हम एक एटॉमिक पावर हैं और आपको पता है ना, हमारी एटॉमिक डॉक्ट्राइन जो है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, वो क्लियरली कहती है कि अगर हमें साइजेबल नुकसान पहुंचा तो हम बॉम्ब यूज करेंगे. इतनी एग्रेसिव न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन मेरे ख्याल में इजराइल की हो तो और किसी मुल्क की नहीं. 9-10 जो मुल्क है उनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसने अपनी एम्बिगुअस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से डॉक्ट्राइन से दूसरे मुल्कों को दूर रखा हुआ है. तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग छोटे मोटे मसले में अपने इत्तेहादियों को बॉदर करेंगे, लेकिन यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन कॉल देम. अच्छा, ये तमाम चीजें तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो कश्मीर के थ्रू ऐसा माहौल बनाना चाहता है बाज़ औक़ात कि जिससे हमें पता चलता है कि आलमी सतह पे हमारा जो एक इमेज है वो बहुत हद तक डैमेज हो जाता है. आप क्या समझते हैं कि इन तमाम माहिदों से जो एक आप इस्लामी मेमू का भी नाम बास लोग उसको दे रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा हमारी इमेज बिल्डिंग में दुनिया भर में? देखिए, इमेज बिल्डिंग जो है इस वक्त हमारी सबसे अच्छी स्टेज पेरेंट कमर मेरी लाइफ टाइम में, जो मैं अब 70 साल का होने वाला हूँ, जितना अच्छा इमेज पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में गया है एज अ पीस लवर, पीस मेकर, सपोर्टिंग पीस प्रोसेस, वो शायद ही कभी हुआ हो. और इस बात को दुनिया भर रिकग्नाइज कर रही है. और इंडिया जैसे मुल्क में जो स्टेनर एनालिस्ट हैं वो भी इस बात को एडमायर कर रहे हैं. तो इसमें तो कोई कलाम नहीं कि हमारे पिछले साल की इंडिया से एंगेजमेंट थी, मार्क जिसको हम कहते हैं, और अब की ईरान, यूएस, इस्लामाबाद MOU, और उसके बाद से अब तक की मुसलसल एफर्ट, ये मत भूलिए कि पसे पर्दा डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, और उसकी वजह से जो लल आया तो ऑल इन ऑल हमारा इमेज दुनिया में बहुत इम्प्रूव किया है. और ये हमें जितना अल्लाह का शुक्र करें कम. सर साथ ही रहिएगा. आपके तरफ आते जफर जमील शेख साहब, डिप्लोमेटिक मैदान में हमने जो है मैदान मार लिया है और चीज़ें हमें बेहतर होते हुए नज़र आती हैं. पाकिस्तान के इमेज की बात की जा रही है और इमेज बिल्डिंग बड़ी अच्छी हुई है, चाहे
انڈیا کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہو. لیکن اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی اس کی مخالفت بہت زیادہ ہمیں نظر آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں تو اپنی جو پالیٹکس میں تو دھاگ بٹھا دی ہے, لیکن کیا ایک عام پاکستانی اس کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہے, یا عام پاکستانی کو فیسلٹیز ملیں گی جو پالیٹکس میں ہم کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی امیج بلڈنگ ہوئی ہے باہر, لیکن کیا ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ اور جو ہم اسی ریجن میں رہتے ہوئے جو لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہے؟ دیکھو جیسا بھی میں نے آپ سے کہا کہ اگر پاکستان میں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ دونوں ملک اس قابل نہیں ہے کہ کوئی ہم کو آرمی سپورٹ, ہمیں آرمی سپورٹ کی ضرورت تھی, جیسا کہ محترم دوست نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, مطلب ان ادر ورڈز پورے ایگریمنٹ پہ مانیٹر جو ہے پاکستانی ہے, بگ باس جسے کہیے پاکستانی ہے, ایز فار ایز دی فورسز آر انوالو, ٹھیک ہے نا. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے, جیسے ہم نے اس کی آپ کے افغان وار اپنے سر پہ لے لی when رشیا واز دیئر, تو ٹھیک ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم نے ایڈ بھی لی اور کچھ $1 بلین کی ایڈ آئی لکھی, وہ سب ہم نے خرچ کر دیا افغانستان کے اوپر. وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا جیسے مشرف صاحب نے, ٹھیک ہے انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ ساتھ دیا امریکہ کا, اس کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے یہاں IMF کو معاف کر دیجیے. اسی طرح سعودیہ از ان اے ویری گڈ پوزیشن فائنینشلی, آپ ان سے ان کا بلکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ ان کو ایک ملٹری ایڈ پہنچا رہے ہیں تو اس کو جو وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ایک اچھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ I don't think so. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا, اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. آپ کم از کم اپنے یہاں کی جو مین پاور جو یہاں اتنی بے روزگاری ہے اس کے آپ ایگریمنٹ کر لیجیے ان سے کہ بھائی مین پاور ٹرمز کنڈیشن طے کر لیجیے کہ بھائی سارے مین پاور آپ ہمارے پاس سے لے کر جائیے, آپ یہاں پہ میکسیمم لے کے جائیے ود بیٹر فیسلٹیز. وہ سلیو بنا کے نہیں جائیے. مڈل ایسٹرن جتنی کنٹریز ہیں انکلوڈنگ سعودیہ, جو بیچارہ پاکستانی لیبر جاتی ہے ایک طرح کے سلیو بن کے بیچاری جاتی رہی ہے. سر یہاں پہ رکیے گا کیونکہ حسن حبیب صاحب سے میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گی. حسن حبیب صاحب, جیسے کہ اس وقت ظفر الجمیل شیخ صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, ٹھیک ہے ہمیں اگر کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں کوئی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو ان تمام چیزوں سے کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ بات سن رہا تھا آپ کے اسپیکر کی, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن آلریڈی سعودی عرب میں 2 ملین پاکستانی لیبر تو ہے. یا تو ہم اپنی ایک کیڈر امپروو کریں, سیمی اسکلڈ اسکل کو وہاں پروموٹ کرنا شروع کریں, تب تو کوئی فائدہ ہے. لیکن یہ کہ اتنا فائدہ نہیں ہے. جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے, ہم نے جب ایٹامک بلاسٹ کیے تھے تو ہم پہ سینکشنز لگے تھے, تو سعودی عرب نے ہمیں $2 بلین تک کا آئل فری دیا تھا. ابھی بھی وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دینے پہ تیار ہیں. تو ہمیں, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے, اور جس پہ ہمیں کرٹیسزم بھی کا فیس کرنا پڑ رہا ہے, وہ یہ کہ شارٹ آف بیگنگ ہم ہر چیز حاصل کر رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان ہاؤس امپروو کریں, اپنے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز کو کریں, جو ہمارا جسٹس سسٹم تھوڑا سا امپروو ہو تاکہ انویسٹر آئے, سیکیورٹی سچویشن امپروو ہو. تو اب ہمارا جو اصل کام ہے, اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اکنامک وار کریں. آپ نے ایک مارکہ حق کر لیا, اب آپ ایک مارکہ معیشت تیار کریں اور اس کے لیے کام کریں تاکہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے. لیبر بھیج دینا 1 ملین سے 1.2 کر لینے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی انڈسٹری کک ان کرے, آپ کے ایکسپورٹس امپروو کریں, آپ کے انڈیکیٹرز امپروو کریں, خاص طور پہ سیکیورٹی. وہاں تو آپ کچھ کر نہیں رہے. تو جو آپ کے لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں انٹرنلی, وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کی ڈیفنس پرفارمنس خراب ہے. آپ نے تو اپنی ڈیفنس اسٹرینتھ کو پولیٹیکل اسٹرینتھ میں کنورٹ کر دیا ہے, جو کہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اب وقت یہ ہے کہ آپ اپنی اکنامک صورتحال کو امپروو کریں, اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں, جوڈیشل سسٹم کو امپروو کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کو فورن انویسٹمنٹ, فورن ٹیکنالوجیز آئیں اور آپ کی انڈسٹری اور ایگریکلچر گرو کریں. ٹھیک ہے. ظفر الجمیل شیخ صاحب وہ کہتے ہیں جناب ول ہوگی تو وے ہوگا نا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پلاننگ ہے, ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا محتاج ہے تو ہمیں اب اس کو وہاں پہ ہم سیاست کریں اور وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے بہت پیاری بات کی, مارکہ حق تو ہم کر دی ہے, ہم نے مارکہ معیشت, اور ظاہر اس این اکنامیکل وارفیئر آل اوور دی ورلڈ.
لیکن بیک ہوم جب آپ دیکھتی ہیں تو واقعی جتنے ہم کامیاب اس وقت موجودہ صورتحال میں اوورسیز ہیں، ہم ملک کی اتنی بدتر حالت ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کی اتنی خراب ہے اسپیشلی سندھ میں کہ یہاں تو آپ بھول جائیں کہ کوئی انویسٹر آ سکتا ہے. دوسری ریڈ ٹیپزم جو میں کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ایک کام جہاں ایک ونڈوز ہو سکتا ہے وہاں آپ نے 6 ونڈو کھول رکھی ہیں اور ہر جگہ آپ پیسے دیے بغیر آپ اپنا کام، یہ سرکاری دفاتر کی بات کر رہا ہوں، پیسے دیے بغیر جب آپ کام نہیں کرا سکتے تو فورن انویسٹر آ کے یہاں پہ کیا کرائے گا. اور یہ چیزیں انویسٹر آتے رہے ہیں اچھے ادوار میں، اور سب سے زیادہ جو انویسٹر بھاگتا رہا ہے اس ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے بھاگتا رہا ہے، یہاں کے سرکاری اداروں کی وجہ سے بھاگتا رہا ہے. ایک کینیڈین کمپنی آئی تھی 80s میرے خیال سے ضیاء الحق کے زمانہ تھا، پہلی اور شاید آخری دفعہ انہوں نے آف شور ڈرلنگ شروع کی آئل کے لیے کراچی کے باہر، اور میرے خیال سے 2-3 سے 5 سال کا شاید ایگریمنٹ ہوتا ہے نارملی، اس وقت اتنا ہی ہوگا، آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. تو وہ 6 مہینے میں وائنڈ اپ کر گئے. جاتے ہوئے ایئرپورٹ پہ اس کے سی او کہہ کے گیا کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ، اچھا انہوں نے پینلٹی پے کی، ظاہر وہ وائنڈ اپ کر رہے تھے، پینلٹی پے کی گورنمنٹ پاکستان کو، یہ کیوں کہا کہ ہم ایسے نان پروفیشنل انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتے جہاں کیا ہائیلی پروفیشنل چاہیے، وہاں نان پروفیشنل ڈیسیشن میکرز آر سٹنگ ہیئر، وی کین ناٹ ورک ان سچ این ایٹماسفیئر. تو وہ چلے گئے. اب سنا ہے کہ اچھی ہے، آج ہی خبر سن رہا تھا کہ شاید اپنا وزیر اعظم صاحب نے انوائٹ کیا ہے ناروے والوں کو کہ آپ ہمارے یہاں تیل کی وہ دریافت کریں. آپ کا دیکھیں بالکل را ہے، بالکل خالی پڑا ہوا ہے آپ کا اتنا کوسٹل ایریا، جبکہ اسی کوسٹ آپ کے سمندر کے اندر ایک سائڈ پہ مسقط میں ہرمز کے ساتھ میکسیمم ان کے پاس آئل ہے. لینڈ میں اتنا مسقط کا آئل نہیں جتنا سمندر میں جو آپ سے لگا ہوا ہے. ایران میں سمندر میں آئل نکل رہا ہے ان کا، لوان آئلینڈ ان اطراف میں، بامبے میں نکل رہا ہے. بیچ میں آپ کا اتنا جو پیچ ہے اس میں آپ نے آج تک ایکسپلور ہی نہیں کی. ایکسپلور کا میرے خیال سے مسئلہ نہیں ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ریفائنریز کا کام کر ہی نہیں سکتے. ہماری لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اگر کوئی کسی کے آنے والوں کا جان و مال کی حفاظت ہی نہیں ہوگی تو کون یہاں پہ کمپنیز آئیں گی اور کیسے کام ہوگا؟ آف شور کام کرنے کے لیے آپ کو سارا ان کی رہائش، ان کی سیکیورٹی، ان کے کروز کے لیے 1-2 کرو کام کرتے ہیں، 1 کرو ٹاؤن میں رہتا ہے، اس سب کے لیے آپ کو سیکیورٹیز دینی پڑیں گی. اس کے لیے کراچی از ون آف دی ورسٹ سٹیز ان دی ورلڈ ناؤ. تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو، اپنے گھر کی اکانومی اب صحیح کرنی پڑے گی. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کسی کاروبار میں نہیں ہوتا کہ میں ایک چیز بیچنے بیٹھا ہوں، میں بولوں گا یار میں صبح یہ پرائز نکالوں گا، شام کو میں دیکھوں گا شام کی پرائز کیا ہوگی. جو آپ نے آئل دنیا میں نہیں ہوتا، آپ ڈیلی چینج کر رہے ہیں. یار what the hell is that؟ چلیں میں بریک سے پہلے حسن نبی صاحب سے کوشچن یہی والا سامنے لے کے چاہوں گی کہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ہم اکانومی کے لحاظ سے کہاں ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم بات تو بہت کر لیتے ہیں کہ معدنیات بہت ہے ہمارے پاس، کیا ریفائنریز ہم کہ ضروری ہے کہ ہم باہر سے لے کے، اور چلے ٹھیک ہے ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، باہر والا آ ہی نہیں رہا، ریفائنریز لگا ہی نہیں رہا، ہم نے کوئی صلاحیت نہیں کہ ہم خود یہ تمام پروجیکٹس کو اسٹارٹ کر سکیں. ہمارا ماربل ہے باہر جا رہا ہے، چائنا اس کو پوری دنیا میں امپورٹ کر رہا ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ ایکسپورٹر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اس کو دے رہے ہیں ہم خود اتنا پیسہ نہیں کما رہے جتنا وہ کما رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا حال ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے، آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور آپ کے دوسرے اسپیکر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اپنے انٹرنل پہ غور کرنا ہے. ماربل کی آپ نے اگزامپل دی. ہم سارے جب سے شروع ہوا تھا ہم بلاسٹ کر کے ماربل مائن کرتے تھے، آدھے سے زیادہ ٹوٹ جاتا تھا پتھر. چینی آئے ہیں تو وہ پورا بلاک وائر کٹ کرتے ہیں، لے جاتے ہیں وہاں، وہ اس کے ٹائلز بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی آپ بھی لے سکتے ہیں، آپ چینیوں سے کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک تو پرائیویٹ سیکٹر بہت کمزور ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے جو انٹرپرینور ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. وہ تو صرف ہی چاہتا ہے آپ کا بزنس مین جس کو ہم غلطی سے انٹرپرینور کہتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے گورنمنٹ ہر چیز تیار کر کے ان کو دے دے، جیسے ایوب ایران میں ہوا تھا، اور وہ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں ہم لوگ. تو اب ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم جینوئن پروجیکٹ جنریٹ کریں اور کوشش کریں کہ جتنے لیبر انٹینسو پروجیکٹس ہوں، تاکہ بلوچستان یا کے پی کے جہاں مائننگ زیادہ ہے وہاں لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کے حالات ٹھیک ہیں. اب بلوچستان میں ہم نے سی پیک بنایا، سی پیک ریلیٹڈ بلوچستان میں جابز ہی نہیں، نہ آپ نے ان کو ٹرین کیا. اب جا کے پہلا بیچ مائننگ انجینئر کا چائنا سے گریجویٹ ہو کے آیا ہے.
यानी वो 2013 में यहाँ होना चाहिए था। तो हमने ऑलरेडी 13-14 साल की पैक के ज़ाया कर दिए हैं। और इसी तरह से हमें इंडस्ट्री में, माइनिंग में, जहाँ जहाँ AI में, जहाँ जहाँ हो, कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ट्रेन कराएं न्यूअर टेक्नोलॉजी में और उनकी सपोर्ट भी रखें। ये ना करें जैसे पिछली दफा आपने एक फायरवॉल बिल्ड कराई जिसमें जहाँ के जो बच्चे बेचारे ऑनलाइन कमा रहे थे दुनिया जहां से, उनको तबाह कर दिया। और मेरे जैसे आदमी ने भी जब कोशिश की कि भाई कहीं बाहर किसी को कुछ लिख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश जनरेट करूं, तो मैं भी उसमें नाकाम रहा। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसी एनवायरनमेंट जनरेट करें जिसमें हमारे लोग फ्रीली दुनिया के में जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे फायदा उठाएं, अपनी इनकम में एक्सपीरियंस को प्रमोट करें और फ्रीली मूव कर सकें। अब आप ये देखिए कि यहाँ से फ्री मूवमेंट भी मुश्किल है। बात केसेस में एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं कि आप पहली दफा जा रहे हैं, आप बताएं क्यों जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा इस पे, या तो आप पहले ही उनकी प्रोफाइलिंग कर लें कि जाके किसी ऑफिस में वो बताएं कि वो क्या है, क्या करने जा रहे हैं, कब आएंगे, क्या सूरत हाल है। तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, खासतौर पर यंगर जनरेशन को। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम कराची में अब ये है कि जॉब नहीं है और यूथ जो है बड़ी डिसग्रंटल्ड है, इसीलिए वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये सब देखते हुए वी हैव अ वेरी अपहिल टास्क कि हम किस तरह से अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, और खासतौर पर जुडिशरी। जैसे आपके स्पीकर ने कैनेडियन कंपनी की एग्जाम्पल दी, या रेकोडेक की एग्जाम्पल है जिसमें लोकल कोर्ट ने जस्टिस ने प्रोवाइड किया इन्वेस्टर को। इसके मुकाबले में आप दुनिया में कहीं और भी चले जाएं तो बाज़ औक़ात कोर्ट जो है अपने ही लोगों के खिलाफ फैसला देती हैं कि किसी तरह से इन्वेस्टर जो है वो अनॉयड नहीं हो और वो ये फील करे कि वो सिक्योर है। यहाँ तो जो सिक्योरिटी है उससे वो खुश नहीं है, जुडिशरी से खुश नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं है, और बस इट्स पॉसिबल कि इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे आएगा और ये इंडस्ट्री जो है वो आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अच्छी उन्होंने बात की। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मामलात को बेहतर किए जाएं। वो जो छोटी इंडस्ट्रीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें माइनिंग में, ज़रूरी नहीं कि हम तमाम चीज़ों की बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अख्तियार में उसको बहुत अच्छी तरह से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रायोरिटीज़ पे बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में प्रायोरिटीज़ जब डिफरेंट हो तो मामलात किस रुख पे जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं मीर रज़ा केस, और मीर रज़ा अली केस में किस तरह से मामला आगे जा रहे हैं। बहुत कुछ मीडिया का हिस्सा बन चुका और बहुत सी आंखें उस पर, लेकिन सवाल सिस्टम पे उठ रहा है जो आज का नौजवान पूछ रहा है कि सिस्टम इतना ही बुरा है जितना इस वक्त पता चल रहा है कि एक शख्स को दफना दिया जाता है और कहा जाता है जनाब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल 360 मामला चेंज हो जाता है। क्या वाकई तमाम केसेस के साथ और केसेस के साथ भी ऐसा होता होगा? हमारे सिस्टम क्या इस हद तक ख़राब हो चुका है? बात करते हैं कुछ। ज़रफुल जमील शेख साहब, सवाल नहीं पूछूंगी, सारे मामले पे क्या कहेंगे? भाई हमेशा की तरह बहुत ही हौलनाक और अफसोसनाक हालात हैं इस पूरे मुल्क के, बिलखुसूस इनके लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। बड़ा अच्छा हमारा वतीरा है कि हम एक गलत काम करते हैं। अब चल इसमें तो कुछ दुआ दीजिए, अब क्या नाम है बेचारे का, बहुत फाइट कर रहा है किसी वकील के, इतना मैंने वो नहीं देखा, वाइब्रेंट जिब्रान नासिर, और ज़ाहिर इकलौती औलाद गई, वो भी खुद भी यंग है अभी बेचारा, तो बाप आ रहा है किस तरह उसने स्टैंड ले लिया तो मामलात इतने, और कुछ वसाइल हैं उनके पास तो मामलात इतने खुल गए आगे। वो ना ये चीज़ें रोज़मर्रा की बुनियाद पर पुलिस ही करती है कि एविडेंस ही दबा दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, और मामला कुछ होता है, मामला कुछ कर दिए जाते हैं। तो एक मीडिया में हाइट पकड़ गया, और थैंक्स टू आईजी साहब के, उन्होंने कल परसों आके एतराफ़ किया कि अब इनिशियल प्रोसिक्यूशन जो था वो, आप डॉक्टर सुमैया का थैंक्स करना। हाँ वो तो बिल्कुल आई डू सल्यूट है, आई डू सल्यूट है। बहुत मुश्किल था मेरे ख्याल, बहुत बड़ा काम किया है, खातून होते हुए उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया है। वो तो बेसिक चीज है ना, वो स्टैंड लेती ना यहाँ तक मामलात पहुंचते। चले वो सब हो गया जो हो गया। मैं ये पूछता हूँ, पहली वक्त के मामलात के अंदर
आपके यहाँ कायदे कवानीन क्या सिर्फ एक गरीब आदमी के लिए जो एक थोड़ी छोटी चोरी करके उस सेंट्रल जेल में सिर्फ इस बात में महीनों बल्कि सालों रह जाए कि उसके पास अब वकील करने का पैसा नहीं है? कवानीन सबके लिए यकसा है। पीपीसी रूल है गालिबन 212 और 201 कि उसके तहत कोई भी एविडेंस कोई भी मर्डर केस है उसके एविडेंस छुपाने के लिए कहा उसका साथ दे, या उसके आपके एबेटर जो कहते हैं, एबेटर हो या फैसिलिटेटर हो, उसको कम से कम 7 साल जेल है। अगर उसकी प्राइमरी कन्विक्शन जो है तो डेथ पेनल्टी है, 7 साल जेल है। तो आपने वही काम किए है ना, आपके लोगों ने शवाहिद छुपाए। और 201 में भी पीपीसी 201 में भी शवाहिद छुपाए जाएं, हकीकत को छुपाने की कोशिश की जाए, और जिसकी प्राइमरी पेनल्टी डेथ है उसमें भी 7 साल सजा है। ये क्या बात हुई कि आपने पूरे डीएसपी से लेकर 4 और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ सस्पेंड कर दिया? वो अच्छा जब तक सस्पेंड रहेंगे, पहले भी किसी प्रोग्राम में मैंने किसी हवाले से कहा था कि उनको तनख्वाही मिलती रहेंगी, उनके अपने वसाइल जो है, गाड़ियां भी नहीं ली जाती, जिसके पास गाड़ी है वो सब डेली थाने आके खा पी रहे होते हैं, सब हो रहे होते हैं, मामला दबेगा वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। भाई कानून मौजूद है, उसने एविडेंस वो भी मर्डर केस के छुपाने की कोशिश की है, मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और कम से कम 3 साल और ज्यादा, चूंकि उसमें भी प्राइमरी पेनल्टी अगर प्रूव हो जाती है तो डेथ पेनल्टी है करने वाले को, उसकी 7 साल सजा प्लस फाइन है। नौकरी से तो गया ना वो, जैसी एफआईआर कटी सरकारी नौकरी वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए, उनके अपने रूल्स के तहत नौकरी भी गई, उसको 7 साल जेल में जाना चाहिए। जितने लोग थे जिन्होंने छुपाने की कोशिश की, और जो तो उनको फाइन होना चाहिए, हैवी फाइन, ताकि आइंदा कोई पुलिस पार्टी या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट पार्टी जो तो इस किस्म के भयानक जुर्म न कर सके। चलो ठीक है, इसको आपने पाकिस्तान पीनल कोड कवानीन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा बात चाहूंगी कि कानूनी माहिरीन से भी हो जाए। इरशाद अली शेर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं, सदर मलीर बार सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। इरशाद अली साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये मामला है, जिस तरह से अभी ज़फ़रुल जमील शेख साहब कह रहे थे कि सिर्फ किसी को सस्पेंड कर देना काफ़ी नहीं है, जो इस वक्त मीर रज़ा अली केस में जो कुछ हुआ है उसमें बाकायदा इंक्वायरी मजीद आगे बढ़नी चाहिए, सस्पेंड सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, सजाएं भी मिलना ज़रूरी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मोहतरमा, जो मुलविस लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जाहिर है कि उसका तयन कैसे होगा जब तक कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जब तक कोई एविडेंसेस कलेक्ट नहीं की जाएंगी, जो सीआरपीसी की प्रोविजंस हैं या पाकिस्तान पेनल कोड की प्रोविजंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा, तो उसको एज ए मतलब देन एंड देयर तो सजा नहीं हो सकती ना। जाहिर है कि उसमें टाइम लगता है, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन में सस्पेंड कर देना मतलब उसकी इंक्वायरी इनिशिएट करना होता है। जो भी जिम्मेवार लोग होंगे जाहिर है उनको सजा मिलेगी अल्टीमेटली। अच्छा, जितना आपने केस देखा है, जी प्रोसीजर तो यही है मैडम। जी इरशाद अली साहब, जितना आपने केस देखा है, आपको क्या लगता है कि ये किसी कत्ल को छुपाने की साजिश थी, या ये वो मसला था कि आप समझते हैं कि जनाब मामले को सिर्फ खत्म करने के लिए, रफा दफा करने के लिए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की होगी? बिल्कुल। एक तो होता है किसी का कत्ल करना, इरादतन कत्ल करना, वो उनकी पनिशमेंट जो है 302 के अंदर होती है। और जो लोग छुपाते हैं गवाहियों को, जो छुपाते हैं किसी भी तरीके से उस केस को, उसमें वो सेक्शन 201 एंड 202 पाकिस्तान पेनल कोड उन पे लगता है। तो जाहिर है कि जिनकी जो जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने मर्डर किया होगा, जिन्होंने छुपाने की कोशिश की होगी, जिन्होंने उसमें फैसिलिटेट करने की कोशिश की होगी, जिन्होंने आनत जुर्म की होगी, तो उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनमें अलग अलग सजाएं होंगी। जिसके खिलाफ जो एविडेंस होगी वो उसके खिलाफ सजा होगी। ये ज़फ़रुल जमील शेख साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हम बात करते हैं कराची के हवाले से, दुश्मनियाँ हैं, दुश्मनियों के आड़ में इस वक्त नौजवानों को मारा भी जा रहा है, और ये अभी डिजिटल करेंसी वाला भी बात आ गई है। तो कहीं ना कहीं जब आप मेरे प्रोग्राम में होते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि बेरोज़गारी, और ख़ासतौर पे कराची के नौजवानों की बेरोज़गारी, हम किस तरफ जा रहे हैं? दो पहलू पे कौम इस वक्त लोग बढ़ चुके हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि जी डिजिटल करेंसी के वजह से एक मामला हुआ, दूसरी तरफ शायद उस क्राइम को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी का मर्डर हुआ तो ठीक है, अगर कोई ये काम कर रहा तो ये काम करे।
لیکن کہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ جناب کوئی ڈیجیٹل کرنسی پہ کوئی سی نے پابندی تو نہیں لگائی ہوئی ہے, ہو رہا ہے, سب لوگ ہی کام کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس خرابی کی وجوہات کیا ہیں, کیوں ہو رہا ہے سب کچھ, کیوں ہمارا نوجوان ان چیزوں کی طرف اور ایزی منی کی طرف جانے لگا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بیسک وجہ وہی ہے کہ معاشرے میں بے روزگاری ہے, کہ یہ بھی آئی بی اے کا کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ تھا, آئی بی اے سے نکلنے کے بعد اگر اس کو ایک اچھی نوکری نہیں مل رہی باعزت باوقار اور ایسی نوکری جس کو بہت فائنینشلی بھی اس کے حساب کتاب کی, تو یہ المیہ ہے نا, تو ظاہر ہے وہ ٹیلنٹڈ تو ہو گئے ہیں, ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا آئی بی, وہاں سے نکلا ہے, ایلیٹ اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں ماشاءاللہ پڑھ کے وہاں سے. تو آپ کے فیلڈ میں جب اس کو صحیح جاب نہیں مل رہی تو کونے کو ایزی بنی, چلیں اس نے تو ایک اپنا برانڈ بھی کیا, بڑی محنت کی, سننے میں آیا ہے کہ ایک چھوٹے سے ریڈی نما اس سے اسٹارٹ کر کے اپنا برانڈ اسٹیبلش کیا. لیکن کرپٹو کرنسی, اس دن ایک صاحب بات کر رہے تھے ہمارے آپ کی کے پروگرام میں, آپ کے اسٹاک ایکسچینج, یہ لوگ اسی وقت جاتے ہیں جب فزیکل مارکیٹ میں ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں, ان کو نہیں ملتا. اور فزیکل مارکیٹ میں ایکٹیویٹیز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی اسٹیبل اکنامیکل پالیسیز نہ ہو, ایک بات. دوسری بات میں نے پہلے ہی بحث کیا تھا, کمرشل بینکس اس لیے ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہ وہاں کے آپ کے کاروباری طبقے کو چھوٹے انویسٹر سے لے کے بڑے ترین انویسٹر تک فنڈنگ کریں اور ان کے لیے منیمم پاسبل انٹرسٹ کو. پوری دنیا میں بینکس ہی چلتے ہیں کاروبار, ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے اس وقت, ہم نے ایگزیکٹ یاد نہیں بیان, کئی 100 کھرب روپے ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے, اس کو چھوڑ دو جو باہر کے انویسٹر کے پیسے ہیں آپ کے اوپر, کئی 100 کھرب روپے ہیں جو کمرشل بینکس نے آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان کو لون دے رکھے. یہ میرا ایز اے کاروباری ایک دوسرے بچے کا جو کاروبار میں آنا چاہ رہا ہے, یہ اس کا حق ہے کمرشل بینک دے. اچھا, جب آپ کے یہ لیتے ہیں کمرشل بینک سے گورنمنٹ لون لیتی ہے تو ریٹ آف انٹرسٹ بھی وہ ظاہر جیب تو نہیں دینا نا. اگر مجھے 10% پہ جا رہا ہے تو ریٹ آف انٹرسٹ ایک دم سے 11% ہو جاتا ہے, چونکہ اس میں بھی کمیشن ہوتے ہیں ان کے. تو کمرشل بینک کا کام ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو فائنینس کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے جو آپ کو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس کی پلاننگ کر کے اس سے آپ ساری چیزیں کیجئے. یا باہر سے آپ قرضے لے رہے ہیں ترقی کی بنیاد پہ, اس کو لوگوں کو دکھائیے, ٹرانسپیرنٹ اس کا خرچہ کیجیے. ایسا نہیں کہ ٹرانس کراچی نے $700 ملین کا قرضہ لے لیا اور بی آر ٹی آج 4 سال ہے, پورا شہر خدا پڑا ہے, کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے. تو ایکٹیویٹی ضروری ہے, فزیکل مارکیٹ میں پراپر ایکٹیویٹیز ہوگی تو کوئی نیا اسٹوڈنٹ بھی پرانا کاروبار بھی ایزی منی کی طرف نہیں جائے گا, وہ صحیح جگہ پیسہ لگائے گا, صحیح جگہ. ہمارے اپروچ کا بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, ذہنی طور پر اپروچ نہیں ہے. ارشاد علی شیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ مجھے بتائیے گا کہ میڈیکل لیگو ٹیم سے لے کے آئی او اور تمام لوگوں کی غفلت جو ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے, ایون یہ کہ شیل بھی ہمیں بعد میں مل رہا ہوتا ہے, وہ بھی جب بہت زیادہ میڈیا میں بات آتی تھی تب پتہ چلتا ہے جناب آپ کو بلٹ کا شیل ہے. آپ کی اتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی پریکٹس میں, کس حد تک آپ کو ایک سنگین غلطیاں لگتی ہیں اور کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سنگین غلطیاں ہوئی ہیں اس کیس میں؟ تھوڑا کٹ گئی تھی آواز, سمجھا نہیں سوال آپ کا. سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میڈیکل لیگو ٹیم سے لے کے آئی او اور پھر تفتیشی مسائل جتنے بھی ہوئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی جس میں آپ نے کہا کہ جناب ہوتا ہے, لیکن آپ کا پروفیشن میں آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے, آپ کیا لگتا ہے کتنی سنگین غلطیاں مرتب کی گئی ہیں اس کیس میں؟ جی ابھی میں سمجھ گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کیس میں, یہ غلطیاں نہیں کہی جا سکتی, یہ ایویڈنسز کو چھپانے کی کوشش اس کو کہا جا سکتا ہے. کیونکہ غلطی تب ہوتی ہے کہ جب ان ایکسپیرینسڈ لوگ ہوں اور ان میں سے کہیں کوئی لیکو نہ رہ جائے. یہ جو اعمال کیے گئے ہیں یہ چیزوں کو چھپانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے, کیونکہ یہ اس میں میڈیکو لیگل ایویڈنس سے لے کر میڈیکل لیٹر سے لے کر اور انویسٹیگیشن آفیسر کا جو رویہ ہے وہ بھی عجیب ہے, اور جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ طریقہ کار بھی عجیب ہے. جس طرح مرڈر کیس میں ہونا چاہیے, جس طرح چیزوں کو سیکیور کرنا چاہیے, جس طرح چیزوں کو پرزرو کرنا چاہیے, اس طرح سے اس انویسٹیگیشن آفیسر نے نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ ان جو چیزیں
पुलिस नेग्लिजेंसी करती है या उसमें कोई अफेंस करती है, ये एक अफेंस कहलाएगा जो कि 201 और 202 के जिम्मे में आएगा। इसी तरीके से जो भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उस तरह से मैंने जहां तक देखा है कि प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, और जो सरकारी मुलाजमान है इसमें जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं तो उनकी भी जो सस्पेंशन है या उससे उनसे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की जा रही। चलो प्रोसेस तो यही होता है कि इसी तरह सस्पेंड करके इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, लेकिन जिस तरह से चीजों को कलेक्ट करना चाहिए इस तरह से कलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी और क्रिमिनल अफेंस है, ये सिर्फ मिस्टेक नहीं है। एक सवाल करूंगा मैं। जी सर, आप बताइए सर। एडवोकेट साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इनको खाली इनको सस्पेंड करना मसले का हल नहीं है, और फिर बाद में तो जाहिर बहाल हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं इंक्वायरी होती है, तो इसमें क्या ऐसा नहीं जरूरी है कि सस्पेंड करते ही, जैसे अगर मैं एक आम आदमी में कोई जुर्म कर लेता हूं तो मुझे फौरन दफा फला पीपीसी के तहत बुक कर लिया जाता है। इनको कम से कम बुक करने का तो ऐलान करें आईजी साहब, और अगर वो सुबह साबित हो जाए तो जाहिर उनकी सर्विस भी जानी चाहिए, उनके सारे बेनिफिट भी जाने चाहिए, और एज पर आपने 201 और 202 पीपीसी रूल के तहत सजाएं होनी चाहिए, जो जितना मैंने थोड़ा सा पढ़ा है कि 7 साल तक होनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। जी सर, ये होता है कि जिस शख्स के खिलाफ जितनी एविडेंस हो उसकी बुनियाद पे उसको कस्टडी में लिया जा सकता है जी, ना सिर्फ उसको सस्पेंड किया जा सकता है लेकिन उसको कस्टडी में भी लिया जा सकता है। यही मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको पहले सस्पेंड किया जाता है, इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंसेस हैं जो कि नाकाबिले जमानत केस के, जैसे 201 और 202 है, 302 के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो वो नाकाबिले जमानत अफेंस है, उसमें जाहिर है कस्टडी में लेना चाहिए उनको, जो जिनके खिलाफ एविडेंसेस हो। ना सिर्फ उनको ओहदे से सबकदोश किया जाना चाहिए बल्कि उनको कस्टडी में भी लेना चाहिए। तो ये हमारा कानून तो ये कहता है कि कानून के तहत इन चीजों पे अमल दरामद जरूरी है। अच्छा, साबित हो गया ना, साबित हो गया, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, वो गलत साबित हुई, दूसरा आपके जीआईटी बैठी, उन्होंने दूसरा आपके पोस्टमार्टम हुआ, वो साबित हो गया कि वो गलत कह रहे थे, पहले पोस्टमार्टम ही गलत था, वो सही कह रहे हैं एडवोकेट साहब, उनको आप कस्टडी में लीजिए सबसे पहले, सबको जितने भी आपने उस जुर्म में जिनको सस्पेंड किया है उनको कस्टडी में लीजिए, और आपके 212 पे लगती है इसलिए कंसील किया उन्होंने। बिल्कुल जी, असल में ये कहलाता है कि एविडेंस को डिस्पर्स करने की कोशिश की। जी, जो एविडेंस को डिस्पर्स करता है, कोई फेक रिपोर्ट देता है, कोई जो कंसीलमेंट करता है रियल फैक्ट्स की, तो बिल्कुल उसको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाना चाहिए बल्कि उसको कस्टडी में भी लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद अली शेख साहब। उनसे जब तफ्तीश होगी, जब फिजिकल रिमांड इसीलिए होता है कि उससे तफ्तीश होती है, उससे मजीद चीजें सामने आ सकती हैं, उनसे पूछगछ, उनकी इंटेरोगेशन होती है, उनसे भी एविडेंसेस को सामने लाया जा सकता है। तो ये तमाम प्रोसेस जो कानून का होता है, उस कानून के प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाए तो उसमें कोई चीज मुश्किल नहीं होती। क्या समझते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है? और काफी ये कहने को तो एक बड़ा मामूली सा केस लग रहा था पहले, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह से इसके निशानात को छुपाया गया है, जिस तरह से स्पेसिफिक सीसीटीवी कैमरा रिपोर्ट्स जो है उसको गायब कर दिया गया, फिर जो उनकी वॉच थी उसका डेटा पहले कहा गया शो हो चुका है, लेकिन बाद में कहा गया कि जनाब अभी उसकी बात ही नहीं हुई। जियो फंसिंग के हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं कि बाद में उसको क्यों नहीं देखा गया, वक्त गुजरता गया। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है तमाम मामला के पीछे? मैं समझता हूं कि जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है तो कोई भी बात जो है वो खारिज इम्कान नहीं हो सकती। हो सकता है किसी और जगह से भी प्रेशर हो, ये भी चीजें मतलब काफी सारी चीजें उसमें जो है वो कंसीडर की जा सकती हैं या उनका इम्कान हो सकता है। इसलिए इसका सब चीजों का पता तब चलेगा जब उन बंदों को, जो मुलविस लोग हैं, उनको कस्टडी में लेकर फिजिकल रिमांड में इंटेरोगेट करके उनसे पूछगछ नहीं की जाती, अब तक इन चीजों का पता नहीं चलेगा। और इस तरह के मामलात
میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے لیے نامناسب ہیں، اور اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کراچی کے لیے، کہ اس میں تفتیش اگر اس طرح سے خراب کی گئی، ڈسپرس کرنے کی کوشش کی گئی، ریئل فیکٹس کو کنسیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو کیوں اور کس کی ایما پہ کی گئی؟ تو ان تمام چیزوں کا حل اور اس سوال کا جواب ہونا چاہیے۔ تھینک یو، بہت شکریہ ارشاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک ٹاپ لیول کی نیگلیجنس سامنے آئی ہے اس معاملے میں۔ بہت شکریہ ظفر الجبری شیخ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ مسئلہ فقط یہ ہے کہ جہاں ہم باہر ملک کے دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کراچی شہر میں، اس شہر میں جو اتنا بہت سے لوگوں کو پال رہا ہے، وہاں پہ ایک نوجوان کا قتل، اور وہ بھی ایسا قتل جس کو چھپانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے چھپایا گیا کہ جناب قاتلوں تک پہنچنا بھی اب دشوار ہو گیا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ میرے ملک پہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔